इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अल्टरनेट करंट के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं, जिसमें आरएमएस वैल्यू आएगी, एसी करंट की आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द आरएमएस ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। और उसी के साथ इसी में एक फेसर डायग्राम भी आएगा कि किस तरीके से अल्टरनेटिव करंट का जो आरएमएस वैल्यू है इफेक्टिव होता है जब हम किसी भी सर्किट में या तो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस को लिए बात की है आपसे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं अल्टरनेटिव करंट। What is the alternative current? I hope that you know, but I am giving here some information about the alternative current. See here properly. When a rectangular coil moved in a magnetic field, a EMF is developed. क्या मतलब है कहने का, समझिए पॉइंट वाइज इसको, कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, पिछले टॉपिक में आपने देखा मोटर से संबंधित बात है ना, मोटर में जो बताया गया है उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख करके हम उसको मूव करा रहे थे। तो हो क्या रहा था एक्चुअल कंडीशन में कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। उसकी वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ करेंट इज चेंज ड्यू टू द ई के कारण करंट की वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती रहती है। किस तरीके से चेंज होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझे हम लोग कि ये अल्टरनेटिव करंट में आपने देखा है कि इस तरीके की वेव बनती है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर ये अगर मान लीजिए टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, तो ये ऊपर यहाँ से जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ से निगेटिव होता है। तो हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एक पीक पॉइंट पर से वो फिर वापस होना शुरू होता है और फिर जीरो होता है। अब यहाँ से उसकी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसके वजह से यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट हमको मेजर करना पड़ता है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, आपने जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वर्क जो किया जाता है दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपने 10th में भी किया है ये फार्मूला, और यहाँ भी किया हुआ है ऑलरेडी, कि जो वर्क होता है वो हम जूल्स हीटिंग लॉ से हम इसको मेजर करते हैं, और वो होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। आई इज द करेंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। अब होता क्या है, जैसे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके और इसके वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि हम अल्टरनेटिव इफेक्टिव वैल्यू को हम जानना चाहते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए छोटे से पार्ट के लिए हमने वर्क किया dW1, उसके लिए हमारा वर्क कितना आ गया, I1 स्क्वायर आर डी टी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट लिया dW2, तो I2 स्क्वायर आर डी टी। इस तरीके से अगर मान लीजिए छोटे छोटे n पार्ट किए हैं तो dWn I स्क्वायर n आर डी टी, इतना हमको मिलता है यह वैल्यू। लेकिन ऑन एडिंग फ्रॉम अल्टरनेट करंट,
अगर इस अल्टरनेट करंट को हम ऐड करें पूरा, तो ये आई स्क्वायर, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, IN स्क्वायर को हम ऐड कर दें, ये आ जाएगा आपका RDT। ओके, अब यहां पर ये समझिए कि वर्क ऑफ इफिशिएंट वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू, यहां पर अफेक्टिव करिएगा कि वर्क बाय एफिशिएंट वैल्यू नहीं है, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ DC कितना होता है, दैट विल बी I स्क्वायर RT। ओके, दैट विल बी I स्क्वायर RT। और ये किसके बराबर होता है, जो हमने AC निकाला हुआ है, यहाँ पर AC और DC को इक्वलेट कर दिया हमने, तो ये स्क्वायर I स्क्वायर RT, और जो निकाला है हमने I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर RDT, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब हमको मालूम है, थोड़ा सा आपने देखा है पहले भी, NDT इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर होता है, और DT किसके बराबर हो जाएगा, ये T अपॉन N, ये इस N को हम यहाँ लेके आ गए, तो ये DT है, ध्यान दीजिएगा ये DT है और ये T अपॉन N है। अगर यहाँ पर भी स्मॉल n ले तो ये T अपॉन N लिखेंगे, दोनों जगह एक ही तरीके का n बना लीजिएगा, तो ये है n, तो यहाँ पर n, dt इज इक्वल टू T अपॉन N। ये dt की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा RT अपॉन N, ये तो आपका ऐसे रहेगा ही I स्क्वायर RT, और ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर RT अपॉन N। तो ये RT और ये RT कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू निकाला हमने, तो अगर I स्क्वायर की जगह यह पहले इसका मीन निकाल लें, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर का N, और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये कहलाता है आपका रूट ऑफ मीन स्क्वायर या RMS वैल्यू। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको RMS वैल्यू क्या होती है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये मैं यहाँ से हम लोगों को फाइंड किया हम लोगों ने। अब RMS वैल्यू से आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। पहले मैं समझाने की कोशिश किया है कि when we get the current which value is changed according to the time, अल्टरनेट करंट में आपने देखा कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है करंट की वैल्यू जो है चेंज हो रही है। हाउ मच हीट इज जनरेटेड, हमने फाइंड क्या किया है, I स्क्वायर RDT है ना, ये क्या था, अपना वर्क डन था, जो कि हाउ मच हीट इज जनरेटेड, करंट फ्लो होती है तो हीट जनरेट होता है, अब कितनी जनरेट होती है, when we give this type of changing the current then we need RMS value। okay, then we need RMS value according to the Joule's law, that will be produced heat is equal to I square RT, but here I is not changed, I is changed, but R and T is known. R is resistance of the wire and T is the time, but I will be changed, so we don't know about, okay, where R and T is known but I is unknown because it is changing, ये change होता रहता है according to the time, so I will take RMS value, जहां भी इसकी जरूरत होती है वहां पर हम RMS वैल्यू का प्रयोग करते हैं और यही के इफेक्टिव वैल्यू होती है। ओके, यह वैल्यू जो होती है इफेक्टिव वैल्यू होती है, और इस इफेक्टिव वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RMS में इफेक्टिव वैल्यू क्या, वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर कि calculating the effective value of RMS value of the alternative current, ये NCERT का पोर्शन है आपका, समझिए इसको कि वर्क डन
by AC in small time dt is equal to dw I square r dt. ओके, वर्क डन इन फुल साइकिल, आपको मालूम है कि अल्टरनेटिव करंट में साइकिल बनती है, तो फुल साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां दूसरी कंडीशन में जब वहां पर पहुंचता है, फिर अपना नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है, जो वेव आपने देखा, तो W इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, वर्क डन फॉर फुल साइकिल, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू 0 टू t, तो ये I स्क्वायर आर टी आ जाएगा. वी नो दैट E अपॉन R इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, तो इसको R से डिवाइड कर दिया, और ये E अपॉन R इज इक्वल टू, ये कहलाता है आपका करंट I. I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. ओके, यहां पर इसका टोटल वर्क डन के लिए I की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर. ओके, और ये वेव इस तरीके से साइन वेव बनेगी, जैसा आपने देखा अल्टरनेटिव करंट में ये साइन वेव बनेगी, ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये साइन वेव कहलाता है. तो इसमें एक चीज और समझना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्क डन कितना होता है. तो जब हमने इसकी वैल्यू रखा, I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर लगा करके डी टी, तो यहाँ पर I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी. अब I स्क्वायर की वैल्यू हमने, I स्क्वायर और R जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, और इसको इंटीग्रेट किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की जगह पर आ जाएगा आपका, ये तो I स्क्वायर R है ही है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू टी बाई टू. ये मैथ्स के स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे, ये फार्मूला होता है आपका, और इसको अलग से भी बताया जाएगा. ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स के लिए तो इजी है, ये फार्मूला ही है इसलिए उनको इजी लगेगा, लेकिन बायो को भी ये समझना पड़ेगा. तो इसकी जगह पर रख दिया टी बाई टू, तो ये टोटल वर्क डन आ गया आपका I स्क्वायर आर टी अपॉन टू. ओके, सम वर्क means this type of work, same work done by the effective value I square RT, effective value के द्वारा भी इतना ही वर्क जो है लगाया जाता है. तो ये दोनों वर्क सेम हो जाते हैं, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां से ये I0 कैंसिल हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिए, I स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये RT भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये जब वैल्यू आएगी I स्क्वायर, यहाँ पर दैट विल बी I इज इक्वल टू, ये IRT, यहाँ पर ये I0 है, तो I0 की वैल्यू ये I0 और ये IE है, तो IE स्क्वायर RT के बराबर हो जाएगा, ये जो वर्क डन है इफेक्टिव वर्क डन, तो IE स्क्वायर RT इज इक्वल टू I0 स्क्वायर RT अपॉन टू. RT से RT कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका IE स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन टू, और इसका ये स्क्वायर हटाया तो ये इसके ऊपर आ गया, ये I0 अपॉन रूट टू. ये कैलकुलेट जब किया गया है तो इसकी टोटल वैल्यू जो है वो इतना आया है, यहाँ पर ये IE की वैल्यू. तो ये ही आपका इफेक्टिव करंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना ही वैल्यू जो है कहलाता है आपका इफेक्टिव करंट. और एक इम्पोर्टेंट बात आपको हम बता दें कि यही जो है इतना ही इफेक्टिव वैल्यू हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं 220 वोल्ट, दैट इज आल्सो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, या RMS जिस वोल्टेज में, दैट इज द RMS वैल्यू, यह करंट की RMS वैल्यू कहलाती है. लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरा समझ लीजिए.
एक दो पॉइंट में मैंने इसको दिया हुआ है कि हम, जैसे हमने कहा कि घरों में यही यूज किया जाता है, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ही यूज की जाती है, इसलिए आरएमएस की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो एसी करंट में हम लोग यूज करते हैं। और सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट है कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हाउ मच डीसी करंट वर्क इक्वल टू द आरएमएस ऑफ द एसी करंट। ओके, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि अल्टरनेटिव करंट का है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ हम इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्या होता है अल्टरनेटिव सर्किट। और सबसे पहले जैसे आगे आप करेंगे इसका डेरिवेशन भी है जब हम किसी सर्किट में प्योर रजिस्टर्स लगाते हैं, प्योर रजिस्टर्स लगा के आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, ओम्स लॉ भी किया करेंगे आप, और इसके अलावा प्योर रजिस्टर्स के साथ इसका आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू निकाला जाता है। और दूसरा जो है कि इस तरीके से आप जब प्योर रजिस्टर्स लगाते हैं तो उसमें इस तरीके से आप करंट को देते हैं और जो रजिस्टर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, प्योर रजिस्टर तो लगाते ही, प्योर रजिस्टर के साथ इसके क्रॉस में हम इसका करंट भी फाइंड करते हैं, ये में वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है और E अपॉन R इज इक्वल टू E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी होता है, देखा हम लोगों ने। तो E अपॉन R तो I लिखते हैं और E0 अपॉन R को हम I साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मेन पार्ट है आपका कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसमें साइनसोइडल वेव बनती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये साइन वेव कहलाता है, साइनसोइडल वेव कहलाता है, यहाँ ये करंट रहता है, यहाँ टाइम रहता है, तो इस तरीके से ये साइनसोइडल वेव बनता है। ओके, नेक्स्ट जो इसी में है कि when AC circuit is connected to pure resistors, then the phase is same of the current and EMF. फेस इज सेम ऑफ द करंट एंड ईएमएफ। अब फेस क्या होता है थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए अलग से, कि फेस इज शो द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ द करंट। क्या करता है, किसी पॉइंट पर पोजीशन और डायरेक्शन को शो करता है। ओके, क्या करता है, यहाँ पर फेस दिया है वर्ड, इसलिए मैंने समझाना उचित समझा कि फेस इज सेम ऑफ द करंट। तो किसी भी पोजीशन पे, जैसे साइन वेव जो बन रहा है उसकी किसी भी पोजीशन पे वह शो, फेस इज शो द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, इसी के में एक पार्ट और है कि I एंड E सेम फेस में होते हैं, मतलब कि जब दोनों का फेस इज शो द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर, मींस व्हेन I इज इंक्रीज E इज आल्सो इंक्रीज, है ना। I is increase, E is also increase, but when I is decrease, E is also decrease। ये मैंने एक वेव बना के आपको दिखाया हुआ है, देखिए I और E में दो वेव्स है। तो ये आपका मान लीजिए ये नीचे वाली वेव्स जो है, देखिए सेम फेस में कैसे है, हम इसको सेम फेस में अभी आपको बताए, सेम फेस में कैसा है, देखिए ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। जब ये जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो हो रहा है, दोनों जीरो एक साथ हो रहे हैं। फिर ये निगेटिव हो रहा है तो ये भी निगेटिव जा रहा है। तो इसलिए हमने आपको बताया हुआ है कि दैट इज इन सेम फेस। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये फेशियल डायग्राम कहलाता है, मीन्स द आई इज इंक्रीज है। जब आई बढ़ रहा है तो ई की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आपसे बताया मैंने कि दोनों I increase then also E increase, but when I is decrease then E is also decrease।
ओके, इसी में ये फेसर डायग्राम आता है, इसको भी इसी तरीके से समझ लीजिए कि जब ये पार्ट जो यहां से जो ये पार्ट हमने ई और ए आई के लिए लिया हुआ है, यहाँ पर ईएमएफ के रूप में ई भी लिख सकते हैं और ये ई लिखा हुआ है कैपिटल, आप स्मॉल ई भी लिख सकते हैं ईएमएफ के लिए। तो ये जो फेस कहलाता है यहां से यहां तक, ये फेस डायग्राम ऑफ ईएमएफ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ईएमएफ है, फेस डायग्राम ऑफ ईएमएफ है। और यहां से जो यहां तक का डायग्राम है, ये दोनों को अलग अलग सेट किया हुआ है मैंने, कि ये जो डायग्राम है दैट इज द फेस डायग्राम ऑफ करंट। ओके, यह वैल्यू जो है, देखिए ये अल्टरनेटिव करंट होने से ये ओमेगा टी की वैल्यू इसकी भी ओमेगा टी हो जाएगी। तो करंट भले ही आपका यहाँ पर जब डायग्राम हम लोगों ने देखा फेसर डायग्राम, उसमें चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन आई और ई की वैल्यू सेम फेस में रह रही है और एक साथ बदल रही है और एक साथ कम हो रही है, एक साथ बढ़ रही है एक साथ कम हो रही है। तो ये थोड़ा सा पार्ट था आपका, एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका अल्टरनेटिव करंट का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट को लेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझिए और जो भी चीज समझ में नहीं आए हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा।